हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हमने अपना भारतीय संविधान समाप्त कर लिया है, यानी कि पॉलिटी हमने समाप्त कर ली है। आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। क्या है? भूगोल। भूगोल में भी विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शुरू करेंगे, है ना। ब्रह्मांड से शुरू होता है। देखो, अभी मैं लगातार वीडियो दूंगा आपको। फेस्टिवल्स आ गए थे, कुछ ड्यूटी वूटी एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा था, तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाद में कुछ आपको खुशखबरी दूंगा। आज मैं बहुत बढ़िया न्यूज़ देने वाला हूँ, बने रहिए अंत तक। चलिए, क्या है? ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न संकल्पनाएं दी गई हैं, किंतु बिग बैंग थ्योरी, एक बिग बैंग थ्योरी मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सी थ्योरी हैं, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। वो क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। ये सबसे आधुनिक है, यानी सबसे नया यही है, बिग बैंग थ्योरी। बहुत से आए हैं संकल्पनाएं, उनसे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस आएगा तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। ये क्वेश्चन आएगा। बाद में रॉबर्ट वेगनर, वेगनर ने की इसकी व्याख्या की। मतलब ये तो दी तो जिसने लेमेंटियर ने, लेकिन इसकी आगे व्याख्या किसने की? वेगनर। याद रखना, रॉबर्ट वेगनर, वेगनर, इतना याद रख लेना। क्या है बिग बैंग थ्योरी? देखते हैं, चलिए। 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक सघन बिंदु पर था। मतलब एक बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला एक बिंदु था, एक बिंदु के रूप में केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण हुआ। उसमें क्या हुआ? बहुत ज़्यादा संकेंद्रण हुआ है अंदर की तरफ। वो एक जगह पूरा संकेंद्रित हुआ बिंदु के। फिर संकेंद्रण से क्या हुआ? बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ। ज़्यादा संकेंद्रण से विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने से पदार्थ क्या है, इसका जो पदार्थ था वो चारों ओर फैल गया, और वही फैलकर गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। मतलब पहले वो जो सघन बिंदु था, वो अत्यधिक संकेंद्रण से ब्लास्ट हुआ। उसमें ब्लास्ट होकर उसका पदार्थ चारों ओर फैल गया, और उसी से गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। अब देखो, हमारा जो है तारा क्या है? सूर्य। सूर्य एक तारा है। तो ऐसे अरबों, सैकड़ों अरबों तारे हैं, उनसे मिलकर बनता है एक गैलेक्सी। और ऐसी सैकड़ों गैलेक्सियों, सैकड़ों अरबों गैलेक्सियों से मिलकर बनता है एक ब्रह्मांड। मतलब ब्रह्मांड इतनी बड़ी परिकल्पना है कि उसमें अरबों गैलेक्सियाँ, और गैलेक्सी भी इतनी बड़ी परिकल्पना है कि उसमें अरबों तारे होंगे। और देखो, एक तारा क्या है? सूर्य एक तारा है। और देख लो, हमारी हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी से मतलब क्या है? मतलब ब्रह्मांड और तारे के बीच की जो संकल्पना है। तो गैलेक्सी हमारी कौन सी है? मंदाकिनी बोलते हैं उसको, या आकाशगंगा, या दुग्ध मेखला, या मिल्की वे। इसके ये नाम है ना, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। अच्छा, जो अभी नई संकल्पना जो आई है, उसका जो आकार बताते हैं ना, हमारी जो गैलेक्सी का उसका आकार दंड सज्जित सर्पाकार है। ये बेरड बेरिड स्पेयरल, मतलब बेरिड स्पाइरल, बेरिड स्पाइरल इसका आकार है। ठीक है। अच्छा, अब तारों का, जैसे हमारा सूर्य जो क्या है? एक तारा है, ग्रह नहीं है, तारा। याद रखना, तारा की परिभाषा क्या होती है? जो अपना अपना प्रकाश रखते हैं, जो अपना प्रकाश रखते हैं ना, और वो किसी का चक्कर नहीं लगाते, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये कुछ फर्क वो है। चलो, डेफिनेशन से आगे मैं बताऊंगा क्या क्या है, कैसे हैं। अच्छा, क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम की संघटक निहारिकाओं से। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो बहुत ज़्यादा संगठित हुए, एकत्रित हुए, और उनसे निहारिका बनी, और उन निहारिकाओं से ये तारों का निर्माण हुआ। अच्छा, क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कैसे बना? देखो, बना कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा था, वो संकेंद्रित हुआ। उससे क्या हुआ? गैस धूल के बादल बने, गोले के आकार में संगठित हुए। मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस और धूल के बादल बने। वो बादल आकार में संगठित हुए, मतलब गोले के आकार में, गोले जैसे आकार में संगठित हुए। उनमें गति उत्पन्न हुई, उच्च तापमान उत्पन्न हुआ, संगठित होने तापमान उत्पन्न हुआ, और संलयन क्रिया हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तारों में कौन सी क्रिया होती है? संलयन क्रिया होती है। संलयन क्रिया हुई और तारों का निर्माण हुआ। मतलब संलयन क्रिया क्या होती है कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, फ्यूजन बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, तारे की आरंभिक अवस्था क्या थी? प्रोटोस्टार। तारा स्टार्टिंग रूप होता है ना, उसको प्रोटोस्टार बोलते हैं। तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है, यानी तारा जितना बड़ा, जीवन अवधि उतनी कम। मतलब इन्वर्स नहीं प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जितना बड़ा तारा, उसका जीवन काल उतना ही कम।
उसके आकार पर डिपेंड करता है जीवन काल। सूर्य के आकार मतलब सूर्य के आकार को 1 सोलर मास तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। अगर सूर्य के आकार का कोई तारा है, यानी हमारे सूर्य का आकार का समय मतलब जीवन काल कितना है, 10 बिलियन वर्ष। अगर इतना कोई बड़ा तारा है तो उसका भी 10 बिलियन वर्ष, और बड़ा है तो उससे कम, और छोटा है तो उससे ज़्यादा। अच्छा, ये तारे के चरण है ना, याद रखना, तारा है ये, तारा, तारे के चरण। क्या है तारे के चरण? तारा कैसे बना? तारा वृद्धावस्था की ओर जाएगा और बाहरी सतह में फैलाव होगा। मतलब जब तारा, ये क्या है, 10 बिलियन वर्ष है, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा, वृद्धावस्था आती है ना भाई, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा तो तारा बाहरी सतह में फैलाव होगा, ठंडा होगा, उसमें चमक कम हो जाएगी, उसकी चमक कम हो गई। यह स्थिति क्या होगी? रक्त दानव या सुपर रक्त दानव। मतलब सबसे पहले तारा बाहरी सतह में, जब तारा वृद्धावस्था की ओर जाएगा तो तारा क्या है, फैलाव होगा तारे में, तारा फैलेगा और वो ठंडा होगा, उसकी चमक कम होगी, और इस स्थिति को जो चीज़ें हो रही हैं इसको क्या बोलेंगे? रक्त दानव या सुपर रक्त दानव। अब क्या होगा? रक्त दानव या सुपर रक्त दानव के बाद अवस्था में क्रमशः ये था। अच्छा, ये जब ये अवस्था बन गई रक्त दानव और सुपर रक्त दानव, तो इस अवस्था में नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होता है। नोवा और सुपरनोवा विस्फोट होता है। ये क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, विस्फोट हुआ, उसके बाद क्या होगा? तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त करता है। अच्छा, इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने मतलब क्या है, जब ये देखो क्या हुआ, यहाँ से देखो, बाहरी सतह जब क्या है अपनी वृद्धावस्था में जाएगा तो बाहरी सतह में फैलाव होगा या ठंडा होगा और उसमें चमक आएगी, और ये स्थिति बन जाएगी रक्तदानव या सुपर रक्तदानव। अब सुपर रक्तदानव अवस्था में फिर क्या होगा? इस अवस्था के बाद होता है उसमें विस्फोट, सुपरनोवा या नोवा विस्फोट बोलते हैं। अच्छा, तारा अपने आकार में फिर आकार के अनुरूप फिर मृत्यु में प्राप्त होता है। मतलब नोवा सुपरनोवा विस्फोट के बाद मृत्यु होगी। तो 3 क्या, 3 जो है, 3 क्या, 3 दशाओं में उसको मृत्यु प्राप्त होती है। 3 दशाएं होती है, क्या है? सबसे पहले कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ। अच्छा, सूर्य सदृश तारे, छोटे तारे, मतलब सूर्य के समान छोटे तारे, यानी उनको उनमें क्या हुआ, रक्त, जो छोटे तारे होंगे सूर्य के सदृश होंगे और छोटे तारे होंगे, तो उसमें रक्तदानव होगा, वही रक्तदानव। फिर नोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा नहीं हुआ, इसमें नोवा विस्फोट होगा। मतलब क्या है, अगर सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने के अंदर है तो श्वेत वामन बनेगा, और श्वेत वामन ही आगे चल के क्या होगा? कृष्ण वामन, यानी मृत्यु की अस्थिर स्थिति। कृष्ण वामन यानी ब्लैक होल बन जाएगा। कृष्ण वामन ब्लैक होल, कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ, होल नहीं ब्लैक ड्वार्फ। मतलब सूर्य सदृश, सूर्य के समान छोटे तारे जो हैं उनमें रक्तदानव बनेगा। ऐसे ही मैंने बताया कब से बनता है रक्तदानव। फिर उसमें नोवा विस्फोट हुआ। फिर अगर नोवा विस्फोट के बाद जो उसके टुकड़े बने, उनमें अगर उनका जो आकार 1.44 गुने के अंदर है तो श्वेत वामन बनेगा, यानी वाइट ड्वार्फ बनेगा, और उसके बाद ये फिर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ये एक स्थिति होगी। दूसरा न्यूट्रॉन तारा बनेगा। अगर मध्यम आकार का तारा है, वैसे तो क्या सूर्य के समान या उससे छोटे तारे, ये क्या है? देखो पहली स्थिति क्या थी, कृष्णा ब्रेमन यानी ब्लैक ड्वार्फ कब बनेगा? सूर्य सदृश तारे हो या छोटे तारे हो तब। अच्छा, आज मध्यम आकार के तारे हों तो रक्तदानव अवस्था में, मतलब जब रक्तदानव अवस्था में पहुंचेगा तो क्या होगा? उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, वही। अच्छा, मध्यम आकार का तारा है, सुपरनोवा विस्फोट हुआ। अगर टूटने के बाद उसके कण का जो तारा है 1.44 से 3 सौरिक द्रव्यमान का टूटता है, मतलब वो टूटा और उसका आकार जो है टूटने के बाद आकार 1.44 से लेकर 3 सौरिक द्रव्यमान तक। सौरिक द्रव्यमान मतलब सूर्य का द्रव्यमान जो होता है, सूर्य का आकार जो होता है उससे 3 गुना या उसके 1.44 गुने से लेकर 3 गुने तक अगर रहता है तो वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। अगर 3 गुने से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्लैक होल बनेगा। नेक्स्ट आता है ब्लैक होल। तीन तरह से टूटेगा ना, 3 तरह की मृत्यु होती है उसकी। अच्छा, बड़ा तारा है, मतलब सूर्य से बड़ा तारा है। अब क्या होगा? मतलब मीडियम सूर्य के समान का तारा, एक मध्यम आकार का तारा, एक बड़े आकार का तारा। बड़े आकार के तारे में क्या होगा? फिर सुपरनोवा विस्फोट होगा। अगर सौरिक द्रव्यमान का वो 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक है, यानी अगर 1.44 से 3 है तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक का उसका अवशेष बना है तो अवशेष को ब्लैक होल बनाएगा। मतलब क्या है, वही मैं बताया ना, 3 स्थिति हैं भाई। देखो, अगर 1.44 से कम बन रहा है तो ब्लैक ड्वार्फ बन रहा है, और टुकड़ा अगर 1.44 से लेकर 3 सौरिक द्रव्यमान तक बन रहा है तो क्या बन रहा है? न्यूट्रॉन तारा बन रहा है। और अगर 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक का टुकड़ा बन रहा है तो क्या बन रहा है? ब्लैक होल बन रहा है। अच्छा, अब चंद्रशेखर सीमा वही है, तारे का द्रव्यमान
1.44 सौर द्रव्यमान, मतलब जिस तारे का द्रव्यमान, मतलब तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान है तो वही इसकी चंद्रशेखर सीमा है। मतलब किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, ये उसकी चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं इसको। अच्छा नोट, जब सूर्य के 8 गुने आकार के तारों में, देखो ये ध्यान रखना, जब सूर्य के 8 गुने आकार के तारे में विस्फोट होता है तो बचे तारे का द्रव्यमान 1 सौर द्रव्यमान, यानी इसमें बड़ों में विस्फोट के बाद द्रव्यमान एक से अधिक ही ब्लैक होल होते हैं ना। क्या है वो, शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसलिए। क्या है, जब तारे 8 गुना, कोई सूर्य से 8 गुने आकार का तारा है और उसमें विस्फोट हुआ तो बचे तारे का द्रव्यमान अगर 1.44 सौर द्रव्यमान है तथा इससे बड़े में विस्फोट है, मतलब इतना है और उससे बड़ा है, तो क्या होगा, द्रव्यमान एक से अधिक, मतलब द्रव्यमान 1.44 से अधिक है तो यही ब्लैक होल बनेंगे। मतलब वही मैंने बताया कि द्रव्यमान जो है 1.44 से लेकर 3 सौर द्रव्यमान या उससे ज़्यादा, नहीं उससे ज़्यादा अधिक है तो ब्लैक होल बनेंगे। अब ब्लैक होल है क्या, ब्लैक होल है क्या, 1.44 सौर 1.44 सौर द्रव्यमान से बड़े तारे के टूटने के बाद की अवस्था। मतलब कोई ऐसा तारा जो 1.4, कोई सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 है, उससे बड़ा आकार का तारा है और वो टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, जिसने इतना उच्च गुरुत्व, मतलब टूटा और देखो 1.44 सौर द्रव्यमान से बड़ा आकार होना चाहिए और उसका गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि उससे कोई भी वस्तु, उसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु, यानी कि प्रकाश भी अगर उसके पास से गुजरता है तो उसको अंदर समा लेता है। ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी संकल्पना है जो किसी तारे के टूटने से बनती है और ये इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि ये प्रकाश तक को पे अंदर समा लेता है, यानी कोई भी चीज़ इसके पास से गुजरेगी तो उसके अंदर समा जाएगी, इसलिए इसकी पिक्चर लेना मुमकिन नहीं है। ठीक है, ब्लैक होल हो गया। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना किसने दी थी, डॉक्टर चंद्रशेखर ने दी थी, है ना। सफ़ेद वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते, अतः ब्लैक होल बनाते हैं। ये जो ड्वार्फ है ना, ये व्हाइट ड्वार्फ, ये क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त कर लिया इन्होंने और पहले व्हाइट ड्वार्फ बना, पहले क्या बना ब्लैक, वहाँ व्हाइट ड्वार्फ, उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। ये क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते, इसलिए ब्लैक होल बनाते हैं, यही बनाते हैं ब्लैक होल। सुपरनोवा क्या है, एक मृतप्राय तारे की विस्फोटी अवस्था, यानी विस्फोट होने के बाद की अवस्था, जो मरने वाला तारा है ना उसके विस्फोट होने की अवस्था, वो है सुपरनोवा। न्यूट्रॉन तारा क्या है, न्यूट्रॉन तारा चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाले मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, इसी स्थिति को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, मतलब चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर क्या है, नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन रह जाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, न्यूट्रॉन रह गए, तो इसी स्थिति को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्वासर क्या है, एक चमकीला खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर क्या है, एक पिंड है, खगोलीय पिंड है, चमकीला, जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तारामंडल क्या है, नक्षत्र भी बोलते हैं। आकाश गंगा में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का एक समूह, मतलब कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का एक समूह जो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जैसे सप्तऋषि। मतलब एक ऐसा आकाशगंगा में दिखने वाला कुछ बराबर चमकीले, एक जैसे चमकीले वाले समूह जो निश्चित आकृति और व्यवस्थित तरीके से दिखते हैं, जैसे सप्तऋषि वगैरह है ना, तो उनको क्या होते हैं, तारामंडल। तो हमारे आकाश में कुल, हमारी मंदाकिनी कौन सी, मंदाकिनी हमारी जो है आकाशगंगा, उसमें 88 तारामंडल है। ये क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ना वही बोलते हैं, हाँ, AIAU, उसके द्वारा ये संकल्पना है। ओरियन नेबुला क्या है, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल, शांत और चमकीले तारों का समूह, सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह नेबुला। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा, सबसे निकटतम कौन है, पृथ्वी के, सूर्य, उसके बाद दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बीटलग्यूस ओरियन, ये क्या है, बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा, मतलब एक तो तारा समूह में दूसरा सबसे चमकीला तारा है ये।
1995 में हब्बल दूरबीन द्वारा चित्र लिया गया। सूर्य के बाद दूसरा किसी तारे का चित्र, यानी सूर्य के बाद दूसरा किसी तारे का चित्र लिया गया तो इसी का लिया गया था, बीटलवेस ओरियन। अच्छा, उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव क्या होते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर, यानी उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव क्या, खगोलीय ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है ना, उनके ठीक ऊपर के ध्रुवों को उत्तरी दक्षिणी ध्रुव या खगोलीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आज का हमारा लेक्चर था। आशा है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए, इनको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाइए। चलिए, मैं भूगोल शुरू कर दिया हूँ, इसको ख़त्म करेंगे और बढ़िया बढ़िया से आपको जानकारी देना शुरू करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।